लावण्य के जन्मदिन की पार्टी के लिए तैयार हो रहे रुद्रन के पास आकर गौरी ने उसे एक सोने का कंगन दिया। ये तो आपका कंगन है ना माँ? रुद्रन ने पूछा। गौरी दृढ़ता और अधिकार भाव से, अब से ये लावण्य का है, आज उसे तोहफे में ये भी देना। मैंने इसे अपने होने वाली बहू के लिए संभाल कर रखा था। रुद्रन की बेचैनी और संशय। गौरी के जाने के बाद रुद्रन ने उस कंगन को देखा। बचपन से उसने ये कंगन अपनी माँ के हाथ में देखा था। उसका दिल ये लावण्य को देने के लिए गवाही नहीं दे रहा था, फिर भी उसने उसे जेब में रख लिया। पार्टी में गौरी ने जबरदस्ती रुद्रन से वो कंगन लावण्य को पहनाया। शांत उदास क्षण। बाद में रुद्रन और लावण्य बगीचे में एक बेंच पर बैठे थे। लावण्य प्यार से पर थोड़ी अनिश्चितता के साथ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे जन्मदिन पर आओगे, लावण्य ने रुद्रन के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। रुद्रन का मन कहीं और था। मीरा पार्टी की भीड़ में बाहर नहीं आई थी और उसे न देख पाने से रुद्रन बेचैन था। लावण्य सीधे सवाल पूछते हुए आवाज में शक, एक बात पूछूं, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? रुद्रन बचाव की मुद्रा में, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो लावण्य? लावण्य अपनी बात पर जोर देते हुए, क्योंकि तुमने मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, बस इसलिए। रुद्रन ने लावण्य की तरफ देखा। वो जानता था कि वो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। रुद्रन हकलाते हुए अपराधबोध से भरा, लावण्य, वह कौन? लावण्य सीधा और तेज, वो कौन? लावण्य ने सीधा पूछा, क्या वो मीरा है? रुद्रन चुपचाप सिर झुकाकर। रुद्रन ने सिर झुका लिया। लावण्य की आवाज में दर्द और स्वीकृति, तुम्हारी चुप्पी ने सब बता दिया। मुझे तो शक था, अब यकीन हो गया। रुद्रन पश्चाताप से, लावण्य, मुझे माफ कर दो, हम साथ नहीं रह सकते। लावण्य की आवाज में परिपक्वता और दुख, कोई बात नहीं रुद्र, मैं देखती थी कि तुम मीरा को किस नजर से देखते हो। जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर उसके साथ होती है वो मेरे साथ कभी नहीं थी। बस दुख इस बात का है कि तुम दोनों ने मुझे दोस्त भी नहीं समझा। एक बात बता देते, रुद्रन सफाई देते हुए, मीरा तुम्हें बताना चाहती थी, मैंने ही उसे रोका था। लावण्य का ताना चुभने वाला, तो क्या तुम हमारी शादी में मंगलसूत्र पहनाने से ठीक पहले बताने वाले थे? लावण्य का ताना रुद्रन के दिल में चुभ गया। लावण्य उठकर अंदर चली गई। एक नाटकीय मोड़। कुछ देर बाद उसने माइक लिया। लावण्य की आवाज में मजबूती और भावुकता, हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हमारे घर की एक और सदस्य से मिलाना चाहती हूँ, हमारी मीरा। मुझसे पहले उसकी शादी होने वाली है, तो आप सब अपना आशीर्वाद मीरा को भी दें। लावण्य ने एक तरफ इशारा किया। उसके दिए हुए गाउन में मीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्रन उसे एकटक देखता रह गया। लावण्य प्यार और विनम्रता से, आंटी, मीरा भी मेरी तरह ही है, आप उसे आशीर्वाद दें। लावण्य मीरा को गौरी के सामने ले गई। मीरा ने झुककर गौरी के पैर छुए। गौरी स्नेह से, खुश रहो बेटी। जब गौरी ने उसे उठाया तो रुद्रन ने मीरा के हाथ में अपनी माँ का दिया हुआ वही कंगन देखा। उसने लावण्य की ओर देखा जो बस मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो कंगन सिर्फ रुद्रन ने ही नहीं, गौरी ने भी देख लिया था। गुस्सा और ईर्ष्या। पार्टी में शिवन भी आया था और मीरा के आसपास ही मंडरा रहा था। उसने मीरा को डांस फ्लोर पर खींच लिया और जबरदस्ती उसके साथ डांस करने लगा। रुद्रन का खून खौल रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी लावण्य उन दोनों के बीच आई और शिवन के साथ डांस करने लगी। साथ ही मीरा को आंखों से ऊपर जाने का इशारा भी कर दिया। प्रेम और तड़प। मीरा को ऊपर जाते देख रुद्रन चुपके से उसके पीछे चला गया। मीरा लावण्य के कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी रुद्रन अंदर आया। दरवाजा बंद कर दिया। मीरा घबराहट में, रुद्रन तुम यहां? कोई देख लेगा तो? रुद्रन प्यार से आवेग में। रुद्रन ने उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे चुप करा दिया। कुछ मत कहो, इतने सालों के बाद मिले हैं, अब डर नहीं, सिर्फ प्यार होगा। 2 साल से ज्यादा इंतजार की तड़प उन दोनों पर हावी हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो बिस्तर तक पहुंच गए। रुद्रन जब उसकी गर्दन पर चूमने लगा तो मीरा ने उसे रोक दिया। रुद्रन निराशा में, माफ करना, मैं। रुद्रन को लगा कि वो शायद जबरदस्ती कर रहा है और वो पीछे हट गया। मीरा का अप्रत्याशित प्रेम। लेकिन उसे हैरान करते हुए मीरा खुद उसकी गोद में आकर बैठ गई। उस रात जब लावण्य नीचे सोफे पर अकेले वाइन पी रही थी, ऊपर उसके कमरे में रुद्रन और मीरा अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात जी रहे थे। रुद्रन वादा करते हुए, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा,
रुद्रन ने मीरा के होंठ को चूमते हुए कहा। षड्यंत्र और तनाव। अगले कुछ हफ्तों तक लावण्य ने ही उन दोनों को बाहर मिलाने में मदद की। एक सुबह रसोई में काम करते हुए मीरा को उल्टी आ गई। जानू दीदी चिंता से, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जानू दीदी ने पूछा। मीरा घबराहट में, पता नहीं दीदी, घबराहट हो रही है। जानू दीदी मजाक में, घबराहट क्यों? पेट में कुछ है क्या? मीरा का डर और तेज एक्शन। पर यह बात मीरा के दिल में तीर की तरह लगी। वह भागकर लावण्य के कमरे में गई। लावण्य, मुझे अभी रुद्रन से मिलना है। लावण्य बेचैनी से, अरे हुआ क्या? इतनी घबराई क्यों हो? मीरा टूटे हुए स्वर में, वो मुझे कमजोरी लग रही है और मेरे पीरियड्स भी नहीं हुए हैं। लावण्य का तेज रिएक्शन, हे भगवान, पहले हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहिए। लावण्य भागकर प्रेगनेंसी किट लेकर आई। गहन तनाव। अगले 10 मिनट दोनों के लिए सांसें रोक देने वाली थीं। किट पर जैसे ही 2 लाइनें उभरी, मीरा चक्कर खाकर गिर पड़ी। लावण्य ने फौरन रुद्रन को बुलाया। लावण्य का गुस्सा और धमकी, देखो मुझे सब मंजूर है, रुद्रन के आते ही लावण्य ने धमकाया। लेकिन अगर तुम दोनों ने बच्चे को गिराने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्रन का कोमल पुकार, मीरा। रुद्रन ने धीरे से उसे पुकारा। रुद्रन का दृढ़ संकल्प, रुद्रन मुझे ये बच्चा चाहिए। भले ही हमारी शादी नहीं हुई, पर तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरा बच्चा है, रुद्रन ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा। विरोध और असमंजस। उस दिन रुद्रन ने पहली बार घर में मीरा के बारे में बताया। गौरी का अटल विरोध, मैं लावण्य के अलावा किसी और से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। गौरी अपनी जिद पर अड़ी रही। 3 महीने बीत गए पर गौरी नहीं मानी। लावण्य का गुस्सा और उपाय, तुम लोगों का प्लान क्या है? कब तक गप छुपाओगे? रुद्रन, तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा, एक दिन लावण्य ने गुस्से में कहा। माँ राजी नहीं होगी तो क्या माँ के राजी होने का इंतजार करते रहोगे? कमाल है, मैं बताती हूँ, लावण्य ने कहा। तुम दोनों को एक दिन के लिए यहां से चले जाना चाहिए। एक तरह से भाग जाओ। जब बच्चा हो जाएगा तब वापस आना, तब माँ के पास कोई बहाना नहीं होगा। मीरा की हैरानी, भाग जाएं? मीरा चौंक गई। लावण्य का आश्वासन, इतना भाग मत सोचो, बस ये सोचो कि तुम अपने बच्चों के पिता के साथ रहने जा रही हो। उन्होंने ऐसा ही करने का फैसला किया और इसके लिए कॉलेज के चैरिटी कार्यक्रम का दिन चुना गया। वही दिन जिस दिन मीरा, रुद्रन और नीलिमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मीरा की डायरी से भावुकता और उम्मीद, कल मैं रुद्रन जी के साथ जा रही हूँ, हमारी अलग दुनिया में। फिर भी लावण्य में आए बदलाव पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। लावण्य ने हमारी इतनी मदद की। मुझे लगता है जैसे लावण्य मेरी सच्ची छोटी बहन और दोस्त बन गई है। जो भी हो, कल मैं रुद्रन जी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की ओर निकल रही हूँ। मीरा की डायरी का आखिरी पेज पढ़ने के बाद नीलिमा की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन प्रार्थना की, कहीं उस लड़की की मौत का कारण न बन जाए। रुद्रन की कठोरता, अम्मा तुम्हें नीचे बुला रही है, रुद्रन ने नीलिमा को पीछे खड़े होकर कहा। हम जा रही हूँ। नीलिमा धीरे से उठी और कमरे के बाहर जाने लगी। फिर जैसे कुछ सोचकर रुकी और मुड़कर बोली, रुद्रन जी, मैं सचमुच मीरा को नहीं जानती हूँ। मुझे तो अब जाकर उसके बारे में पता चला, लेकिन जब मुझे आपके और मीरा के रिश्ते के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि शायद हम दोनों को कभी एक नहीं होना चाहिए था। रुद्रन का ठंडा, क्रूर स्वर, मैंने अपनी जिंदगी के फैसले पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं दिया। मैंने तुम्हारे सामने अपनी कहानी सिर्फ इसलिए खोली ताकि तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हें जो दर्द दे रहा हूं वो क्यों है। रुद्रन के चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। नीलिमा का दिल टूट गया। गौरी अम्मा का क्रोध, गौरी अम्मा का ताना और गुस्सा। वह कमरे के बाहर चली गई। बाहर बेंच पर गौरी 2 कप चाय रखकर नीलिमा का इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा उदास था। अम्मा, आपने बुलाया था? नीलिमा ने पूछा। हाँ, बुलाया था। जब तक कोई न बुलाए न आए तुम बाहर तो निकलती नहीं, गौरी अम्मा ने तंज कसते हुए कहा। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है, नीलिमा कुछ कहने लगी, लेकिन गौरी अम्मा ने उसे रोक दिया। बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। रुद्रन तुम्हें पसंद किया और ऐसा करके उसने सबके सामने हमें शर्मिंदा किया और इसलिए तुम्हें इस घर में लाना पड़ा। मेरी लावण्य को यहाँ होना चाहिए था, तुम्हें नहीं। हमने सोचा था कि तुम्हें ट्रेनिंग देकर अपने जैसा बनाएंगे, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। नीलिमा की सफाई, अम्मा मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, नीलिमा ने सफाई दी। गौरी अम्मा का भयंकर गुस्सा,
तुझसे बोलने को मना किया है ना? गौरी अम्मा ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। अब मैं तुम्हें यहाँ आराम से नहीं रहने दूंगी। जो भी मेरे परिवार का नाम खराब करने की कोशिश करता है उसे जड़ से उखाड़ फेंकना मेरी आदत है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। नीलिमा का डर और शक। नीलिमा को लगा गौरी अम्मा के शब्दों में कुछ छिपा हुआ है। उसे समझ आने लगा कि बाहर से परफेक्ट दिखने वाला मंगलम परिवार का ये घर रहस्यों का खजाना है। उस रात नीलिमा सो नहीं पाई। रुद्रन से शादी के बाद उसे नींद नहीं आई थी, लेकिन आज की रात और भी भारी थी। आंख बंद करने पर उसे सिर्फ मीरा का चेहरा दिखता था। वो सोचती रही उसने मीरा को कहाँ देखा, लेकिन कुछ याद नहीं आया। उसे लगा कि मीरा की मौत का सच जानने के लिए उसे पुराने दिनों को याद करना होगा। नीलिमा का दृढ़ निश्चय। नीलिमा को समझ आ गया कि मीरा की मौत का कारण और उसके साथ क्या हुआ ये जानने के बाद ही वो रुद्रन के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा पाएगी। लेकिन इस कठिन कार्य में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जेम्स, नीलिमा ने मन में सोचा। जेम्स ही वो इंसान है जिसने कहा था कि वो हर तरह से उसकी मदद करेगा और उसका साथ देगा। नीलिमा का संदेश। क्या कल कॉलेज के पास वाली कॉफी शॉप में मिल सकते हो? नीलिमा ने जेम्स को मैसेज किया। हाँ जरूर, जेम्स का जवाब आ गया। नीलिमा सोफे पर चादर ओढ़कर लेट गई। नीलिमा का विद्रोह और रहस्योद्घाटन। सुबह का टकराव। सुबह नीलिमा तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकल रही थी। तभी आर्य ने पूछा, भाभी कहाँ जा रही हो? मुझे कॉलेज जाना है। मेरे जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया गया था, लेकिन मैं फिर वहां नहीं गई। आज सोचा जाऊं, नीलिमा ने जवाब दिया। अच्छा है, जाओ, प्रताप ने चाय का गिलास पकड़े हुए कहा। गौरी की नजरों से बचकर जल्दी निकल जाओ। वह हंसते हुए अंदर चले गए। तभी गौरी आ गई। गौरी का कड़ा सवाल। कहाँ जा रही हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। कॉलेज, नीलिमा ने जवाब दिया। गौरी का संकीर्ण विचार। क्यों? तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है। इस घर को तुम्हें जॉब पर भेजने की कोई जरूरत नहीं। शादी से पहले तुम्हारी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंगलम घर की बहू जॉब करे। देखो आर्य को, उसने गणित में रैंक हासिल की थी। हमने बड़ा जश्न मनाया था, लेकिन उसने कभी इंटरव्यू तक नहीं दिया। लड़कियों की शोभा घर गृहस्थी में है। नीलिमा का गुस्सा फूट पड़ा। घर में कोई भी गौरी अम्मा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। अम्मा, आप क्या कह रही हैं? जॉब करना क्या गलत है? उस पार्टी में आपने गर्व से कहा था कि मैं टीचर हूं, अब क्या हुआ? नीलिमा ने गुस्से में कहा। हाँ, तब मैंने कहा था कि तुम टीचर थी, अब नहीं हो, गौरी ने जवाब दिया। नीलिमा का गुस्सा बढ़ गया। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि मंगलम परिवार की गौरी अम्मा की सोच इतनी संकुचित होगी। मैंने पढ़ाई की और टीचर बनी ताकि इस घर की मैं बैठी न रहूं। हो सकता है आपको मेरी कमाई की जरूरत ना हो, लेकिन उससे मुझे जो खुशी मिलती है उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। नीलिमा गुस्से में बाहर निकली। गौरी की अंतिम कोशिश। उसने ड्राइवर से कहा, भैया कॉलेज के लिए गाड़ी निकालो, यहां कोई तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा। गौरी अम्मा ने ड्राइवर को रोक दिया। नीलिमा का अंतिम विद्रोह। नीलिमा गाड़ी से उतरकर गौरी अम्मा की ओर देखते हुए बोली, मैं कई जगहों पर बिना किसी के साथ गई हूं। ऐसा करके अगर आप मुझे रोकना चाहती हैं तो मेरा इरादा जाने का ही है। वो तेजी से बाहर निकली। गेट के पास एक बस आ रही थी। वहां हाथ दिखाकर बस में चढ़ गई। नीलिमा की बीमारी का सच। अचानक संकट। चैप्टर 14। नीलिमा को चक्कर आने लगा। पल भर में वो जेम्स की बाहों में गिर पड़ी। जेम्स उसे उठाकर नजदीकी अस्पताल में ले गया। जेम्स की चिंता। डॉक्टर, वो कैसी है? जेम्स ने पूछा। डॉक्टर का सवाल। क्या नीलिमा के साथ कोई तनाव या अचानक स्ट्रेस वाली बात हुई थी? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, बस हम कुछ बातें कर रहे थे तभी ऐसा हुआ, जेम्स ने जवाब दिया। पहचान का खुलासा। आप कौन हैं? डॉक्टर ने पूछा। मैं जेम्स, नीलिमा का दोस्त हूं। मुझे नीलिमा के स्वास्थ्य के बारे में किसी करीबी से बात करनी है। आमतौर पर उसे यहां उसकी बहनें शिवा और देविका लाती हैं। उनमें से किसी को बुलाइए। जेम्स को लगा कि नीलिमा के इर्द गिर्द कुछ अनजान बातें चल रही हैं। उसने नीलिमा का फोन उठाकर देविका को फोन किया और रुद्रन को भी सूचना दी। रुद्रन की घबराहट। देविका के आने से पहले रुद्रन अस्पताल पहुंच गया। क्या हुआ? नीलिमा कहाँ है? रुद्रन ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस चक्कर आया और वो गिर गई। मैं उसे तुरंत यहाँ लाया हूँ। डॉक्टर ने कहा उसे किसी रिश्तेदार से बात करनी है, इसलिए आपको बुलाया, जेम्स ने बताया। रुद्रन का डर। रुद्रन आधी बात सुनकर ही डॉक्टर के कमरे में घुस गया। डॉक्टर, नीलिमा कैसी है?
उसने पूछा। आप कौन हैं? डॉक्टर ने पूछा। मैं नीलिमा का पति, रुद्रन प्रताप मंगलम। बैठिए, डॉक्टर ने कहा। रुद्रन बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। भले ही उसे नीलिमा से कोई लगाव नहीं था, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी थी। ऐसे में नीलिमा को कुछ होने का डर उसके चेहरे पर दिख रहा था। डॉक्टर का रहस्योद्घाटन। जब नीलिमा यहां आई, उसका बीपी बहुत ज्यादा था। मैंने पहले भी कहा था कि नीलिमा का खास ख्याल रखने की जरूरत है। उसका दिमाग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, डॉक्टर ने कहा। नीलिमा को क्या बीमारी है? रुद्रन ने हैरानी से पूछा। क्या नीलिमा के घरवालों ने आपको कुछ नहीं बताया? मैं तो शादी से पहले ही कहा था कि लड़के के घरवालों को उसकी हालत के बारे में बता दीजिएगा। मुझे कुछ नहीं पता, रुद्रन ने कहा। देखिए रुद्रन, कुछ महीने पहले नीलिमा को सिर में चोट के साथ यहां लाया गया था। मैंने ही उसका इलाज किया था। आमतौर पर जब हमें कोई दर्दनाक अनुभव होता है तो हमारा दिमाग उसे भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन नीलिमा के मामले में ये स्थिति बहुत गंभीर है। मतलब? रुद्रन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेडिकल भाषा में इसे सिलेक्टिव डिसोसिएटिव एमनेसिया कहते हैं। ये एक मानसिक स्थिति है जब दर्दनाक या डरावना अनुभव होता है तो दिमाग उसे भूलने की कोशिश करता है। नीलिमा के साथ ऐसा ही है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो कुछ चीजें याद नहीं कर पाती, जिसका उतना ही उसे नुकसान होता है। हो सकता है उसकी मौजूदा यादें भी चली जाएं। उस दिन की लगी चोट भी इसका एक कारण है। उस दिन जो हुआ, जिन लोगों से वो मिली, उसे कुछ भी याद नहीं। रुद्रन का आत्मबोध। रुद्रन को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा हो। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि नीलिमा ने जो मीरा के बारे में कहा वो सच है। उसे मीरा से मिलने की बात भी याद नहीं थी। रुद्रन डॉक्टर के कमरे से बाहर निकला। जेम्स उसे देखकर पास आया। डॉक्टर ने क्या कहा? जेम्स ने पूछा। रुद्रन का गुस्सा जेम्स पर। रुद्रन ने गुस्से में जेम्स का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। तूने उससे क्या बात की थी? किस बात को सुनकर वो बेहोश हो गई? मैं बताता हूं। मीरा। उसने मुझसे मीरा के बारे में पूछा था। हम उसी के बारे में बात कर रहे थे, जेम्स ने कहा। पश्चाताप। रुद्रन ने तुरंत जेम्स का कॉलर छोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि नीलिमा मीरा के पीछे पड़ जाएगी। उसे फिर से दिल टूटने का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने एक निर्दोष इंसान को सजा दे दी। देविका की सच्चाई। जीजू, दीदी कहाँ है? दूर से दौड़ती हुई देविका रोते हुए रुद्रन के पास आई। वो ठीक है, तुम यहां बैठो। रुद्रन ने देविका को कुर्सी पर बिठाया। तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? रुद्रन ने पूछा। देविका को समझ आ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। चाची ने कहा था कि कुछ नहीं बताना। शिवा दीदी ने भी यही कहा था। मंगलम घर से रिश्ता किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। यह उनकी जिद थी। देविका की आंखें भर आईं। नीलिमा को ये सब पता है? रुद्रन ने पूछा। कुछ। उसे पता है कि सिर की चोट की वजह से कभी कभी चक्कर आता है, लेकिन ये बीमारी है या उसे भूलने की बीमारी, ये नहीं पता। अगर उसे पता होता तो वह शादी से पहले आपको जरूर बताती। मेरी दीदी बहुत भोली है जीजू, प्लीज उसे छोड़ मत देना। रुद्रन ने देविका को गले लगा लिया। नीलिमा की वापसी। नीलिमा के रिश्तेदार कौन हैं? उसे होश आ गया। नर्स ने बाहर आकर कहा। रुद्रन देविका को लेकर कैजुअल्टी वार्ड में आ गया। देविका, तू इतनी हड़बड़ी में क्यों है? नीलिमा ने उठने की कोशिश की। रुद्रन उसके पास गया, उसे सहारा देकर उठाया। कैसी हो? उसने हिचकिचाते हुए कहा। ठीक हूं, चलो घर चलते हैं, नीलिमा ने कहा। रुद्रन ने सिर्फ हल्का सा हाँ कहा। उसे नीलिमा की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। जीजू आप जाइए, मैं दीदी को ले आऊंगी। आपको ऑफिस में काम होगा, देविका ने कहा। नहीं, मैं रुकता हूं, बिल सेटल करके चलते हैं, रुद्रन ने कहा। तभी जेम्स आया। हाय, मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। मैं बाद में मैसेज करूंगा। इतना कहकर जेम्स वहां से जल्दी में चला गया। घर वापसी और दूरी। रुद्रन नीलिमा और देविका को लेकर घर पहुंचा। क्या हुआ बेटा? राजश्री ने नीलिमा को देविका के सहारे चलता देखकर पूछा। रुद्रन ने सिर्फ इतना कहा कि उसे चक्कर आया था और वो अंदर चला गया। देविका नीलिमा को कमरे में लिटाकर चली गई। कमरे में अब सिर्फ रुद्रन और नीलिमा थे। नीलिमा बिस्तर से उठकर सोफे पर लेटने लगी। रुद्रन, रहने दो, यहीं लेट जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करना है, रुद्रन ने कहा। नीलिमा का दर्द भरा कटाक्ष। रुद्रन जी, बिस्तर पर मैं लेटूं? नहीं, कहीं मैं सो जाऊं और आप मुझे गुस्से में नीचे ढकेल दें तो?
नीलिमा ने फिर से उठने की कोशिश की। रुद्रन का अचानक प्यार भरा गुस्सा। मैंने कहा ना वहीं लेटो। रुद्रन ने गुस्से में उसे बिस्तर पर लिटाया, बड़ी ई बंद किया और पंखा चालू करके बोला, सो जाओ। वो बाहर चला गया। इस खड़ूस को क्या हुआ? ये इतना बदल कैसे गया? नीलिमा को रुद्रन का अचानक बदला हुआ व्यवहार समझ नहीं आया। रुद्रन का आत्मसंघर्ष। रुद्रन अपने ऑफिस रूम में गया। वहां लाइब्रेरी में एक ताले वाला ड्रॉर था। उसने उसमें से मीरा की तस्वीर निकाली। मीरा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैंने जो किया वो सब बेकार चला गया। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सका। जिस लड़की ने तुम्हें दुख दिया वो सब कुछ भूलकर वहां लेटी है। उसे तुमसे मिलने की बात भी याद नहीं। ऐसी इंसान से मैं क्या बदला लूं? सारा सच जानने के लिए अब किससे पूछूं? रुद्रन की आंखों से आंसू बहने लगे। देविका का भयावह सच। देविका की एंट्री। जीजू, ये देविका की आवाज थी। रुद्रन ने आंसू पोंछे, मीरा की तस्वीर ड्रॉर में रखी और मुंह मुड़कर बोला, हाँ देविका, क्या है? मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देविका के चेहरे पर डर था। क्या बात है देविका, बोलो, रुद्रन ने कहा। देविका कुर्सी पर बैठ गई। रुद्रन ने उसे एक गिलास पानी दिया। देविका उसे एक एक घूंट में पी लिया। जीजू, क्या आप जानना चाहते हैं कि दीदी ने कौन सा दिन भुला दिया? उस दिन क्या हुआ था? देविका की आवाज कांप रही थी। वह पसीने में भीग रही थी। बोलिए जीजू, क्या आप जानना चाहेंगे? अंतिम भयानक रहस्य। चैप्टर 15। मैं जो अब कहने जा रही हूं वो जीजू आप किसी से नहीं कहेंगे, दीदी से भी नहीं। कसम खाइए। देविका ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं। रुद्रन ने उसका हाथ पकड़कर कसम खाई। हमारे कॉलेज में एक मौत हुई थी जिसे किसी ने नहीं जाना। कुछ समय पहले की बात है। वह एक लड़की थी। उसे मार डाला गया, वो भी रेप के बाद। क्या? तो आपके कॉलेज के अंदर हुआ था? जीजू, आपको पता तो होगा। देविका की आवाज में दर्द था। रुद्रन का सदमा। रुद्रन को लगा जैसे उसका शरीर ठंडा पड़ रहा हो। किसी को कुछ नहीं पता चला। कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे आत्महत्या बता दिया। लेकिन जीजू, आपको पता है मुझे ये सब कैसे पता चला? देविका का ये सवाल सुनकर रुद्रन सोच में पड़ गया। शक और पूछताछ। मंगलम ग्रुप के कॉलेज में ऐसी ही मौत की खबर बाहर गई तो उनकी बदनामी होगी, ये कहकर गौरी ने इसे आत्महत्या में बदल दिया। किसी अखबार में भी ये खबर नहीं चाहिए चली। विश्वम सर के घर की मीरा की अस्वाभाविक मौत को छिपाना विश्वम सर की भी जरूरत थी। जो लोग इसे गॉसिप की तरह सुनते थे उन्हें भी यही पता था कि ये आत्महत्या थी। फिर देविका को ये कैसे पता चला? रुद्रन को शक हुआ। तुझे मीरा की मौत के बारे में कैसे पता? रुद्रन ने मुट्ठियां भींचकर और दांत पीसकर पूछा। उस दिन वहां सिर्फ वही दीदी नहीं मरी थी, मेरी दीदी भी थी। रुद्रन को कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर ने आपको दीदी के दिमाग के चोट के बारे में बताया होगा, लेकिन हमने इसे आपसे सिर्फ दीदी की भूलने की बीमारी की वजह से नहीं छिपाया। कुछ और भी कारण था? कुछ और भी वजह? रुद्रन ने पूछा। दीदी के शरीर पर लगी उस चोट को छिपाने के लिए। देविका ने मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए कहा। नीलिमा को क्या हुआ था? रुद्रन ने पूछा। देविका की कहानी, डर और दर्द से। उस दिन प्रोग्राम के बाद मैंने दीदी को बहुत ढूंढा, स्टाफ रूम में, लाइब्रेरी में, कहीं नहीं मिली। घर पहुंची तो पता चला कि दीदी वहां भी नहीं थी। मुझे शक हुआ। मैंने फोन किया। बार बार कॉल करने पर भी दीदी ने फोन नहीं उठाया। शाम 6 बजे मैं फिर कॉलेज गई, हर जगह ढूंढा, फिर भी देविका की आवाज टूटने लगी। रुद्रन उसके पास बैठा और उसका हाथ पकड़कर बोला, देविका। मैं दीदी के क्लासरूम में पहुंची। बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने क्लासरूम के अंदर झांका। वहां मेरी दीदी बिना कपड़ों के। किसी ने मेरी दीदी को रेप करके फेंक दिया था। रुद्रन की गहरी पीड़ा। रुद्रन ने आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा कि जैसे मीरा के साथ हुआ था वैसे ही नीलिमा के साथ भी हुआ था। मैं डर गई और नीरज को बुलाया। वहां फटी हुई साड़ी लपेटकर हमने दीदी को चुपके से अस्पताल ले गए, लेकिन जहां दीदी थी वहां किसी और की चप्पल भी पड़ी थी। मैंने उसे देखने फिर कॉलेज गई, लेकिन तब तक सिक्योरिटी और कुछ लोग वहां पहुंच चुके थे। दीदी के क्लासरूम से एक और लड़की को बाहर निकाला गया। उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था। उसका पेट चाकू से चीरा गया था। मुझे समझ आ गया वो लड़की मर चुकी थी। मैं छिपकर सब देख रही थी। रुद्रन को ये सुनकर बर्दाश्त नहीं हुआ। अस्पताल में दीदी को होश आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। पापा के जाने के बाद दीदी हमारी सब कुछ थी।
हमने उसे कुछ नहीं बताया। हमें डर था कि जिस लड़की को कोई रेप करके फेंक दे उसे आप शायद ना अपनाएं, इसलिए हमने आपको भी कुछ नहीं बताया। मेरी दीदी बहुत मासूम है, भैया उसे मत छोड़ना। डर और अनिश्चितता। रुद्रन ने देविका को गले लगाया, लेकिन तभी उन्हें किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। रुद्रन ने देखा, वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम था। रुद्रन कमरे में आया और नीलिमा को देखा। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, और वो एक मासूम सी जिंदगी जी रही थी। रुद्रन सोचने लगा, आखिर उसने ऐसी लड़की को दुख देने की कोशिश क्यों की? अधूरा सच। लेकिन उस दिन जो रुद्रन ने देखा, उसका पूरा सच अभी भी उसे समझ नहीं आया था। उस दिन चैरिटी प्रोग्राम में मीरा कॉलेज आई थी, जैसा रुद्रन ने कहा था, लेकिन पत्रकारों और बच्चों की भीड़ में वो रुद्रन के पास नहीं पहुंच पाई। रुद्र जी, मीरा को आखिरी बार उसने अपनी ओर आते देखा था। तभी नीलिमा ने, जो प्रोग्राम में शामिल होने आई थी, मीरा को ग्रुप फोटो के लिए अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद जो हुआ वो नीलिमा को अब याद नहीं था। मीरा, आपने चाय पी ली? नीलिमा ने मीरा का हाथ पकड़कर पूछा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मीरा जल्दी में थी। अरे ऐसा मत कहो, हमारे कॉलेज के प्रोग्राम में आए हो और चाय भी नहीं पियोगे? रुको, मैं लेकर आती हूँ। नीलिमा ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे चाय और स्नैक्स वाले कमरे में ले गई। रुद्रन उस कमरे में जाने की तैयारी कर रहा था, तभी वहां गौरी आई। घर से फोन आया था कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हमें तुरंत घर जाना होगा। गौरी अम्मा ने रुद्रन को कुछ और कहने का मौका नहीं दिया और घर की ओर चल पड़ी। भागने की असफल कोशिश। रास्ते में रुद्रन ने मीरा को मैसेज किया कि वो कॉलेज में रुके, वो जल्दी वापस आएगा। घर पहुंचने पर रुद्रन के पापा छाती में दर्द की शिकायत कर रहे थे। क्या हुआ पापा? रुद्रन ने पूछा। पता नहीं रुद्र, थोड़ी देर पहले सोने गया था, फिर छाती में दर्द हुआ। लेकिन तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? अम्मा ने बताया, इसलिए भागकर आया है। रुद्रन पापा के पास बैठ गया। पापा, अस्पताल चलें? नहीं बेटा, तुझे देखकर आधा दर्द कम हो गया। तुम सब मेरे पास रहो, बस यही चाहिए। पापा ने रुद्रन को देर तक रोक लिया। इस बीच मीरा के कई मैसेज आए, लेकिन रुद्रन जवाब नहीं दे पाया। रुद्रन उठकर जाने लगा। कहाँ जा रहा है? पापा बीमार हैं, नहीं दिखता? गौरी अम्मा ने कहा। गौरी, रहने दे, उसे कोई जरूरी काम होगा, जाने दे, पापा ने कहा। रुद्रन बिना कुछ और सोचे पापा की आधी इजाजत लेकर घर से निकल गया।